साथियों नमस्कार। मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने दावेदारों के नाम की घोषणा या तो कर दी है या फिर करने की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच साथियों, दिल्ली एनसीआर की हॉट सीट कही जाने वाली गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट इस समय एक चर्चा का विषय बनी हुई है। साथियों, चर्चा का विषय यह नहीं है कि यहां पर उम्मीदवारों के बीच कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, बल्कि जनता के बीच जो एक चर्चा है, जो एक आम धारणा देखने को मिली है, वह है कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों का मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा देश की जो सबसे बड़ी जीत है उनमें चुनाव जीतकर अपना नाम दर्ज कराने वाले हैं। खैर, यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि परिणाम किस दिशा में जाता है। आज गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से जुड़े हुए जनता के सवालों के ऊपर हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा से रूबरू होंगे और जनता के सवाल, क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के ऊपर हम उनसे चंद सवालात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है। यहाँ की जनता से आप लगातार 2 योजनाओं से प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो आज कुछ चंद सवालात हम आपके अपने इस कार्यक्रम में आपसे करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि पार्टी ने आपको लगातार चौथी बार गौतम बुद्ध नगर से पार्टी का प्रतिनिधि चुना है, दावेदारी दी है। इस बारे में आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है। मुझे 1 बार विधायक और 4 बार सांसद का टिकट मेरी पार्टी ने दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय नड्डा जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और पूरी मेरी शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया। लेकिन सवाल ये कि विश्वास कैसे बना, क्यों बना? देखिए, आप भी जानते हैं, कोई भी पार्टी अगर क्षेत्र की जनता उस पर विश्वास ना रखे या क्षेत्र की जनता का विश्वास किसी भी कैंडिडेट से कम हो गया हो, हट गया हो, तो जाहिर सी बात है पार्टी का जो सर्वे है, पार्टी तो उसे टिकट देगी नहीं। तो क्षेत्र की जनता का मुझ पर आशीर्वाद रहा, वो विश्वास मैंने प्रयास किया कि मैं लगातार उनके बीच में बना रहूं। और उसका सबसे बड़ा कारण रहा मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी की विकास उन्मुखी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं, मुख्यमंत्री जी का सुशासन, ये सब ने मिलकर क्षेत्र की जनता का विश्वास मुझ पर रखा और उस विश्वास के भरोसे पार्टी ने मुझे 5वीं बार आज इस बार टिकट दिया है। डॉक्टर साहब, आपके सामने जो राजनीतिक समीकरण उभर के सामने आए हैं, उनमें आपके सामने समाजवादी पार्टी और मुख्यतः जो मुख्य मुकाबला होने जा रहा है, जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, वो समाजवादी पार्टी के बीच रहेंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती, वो उनका स्थानीय गृह जनपद है। वो एक बार ऐसा दौर भी था जब उनके पार्टी के कैंडिडेट उनके नाम से यानी मायावती के नाम से चुनाव जीत जाया करते थे। आज पार्टी खैर उस दौर से दूर है, थोड़े संघर्ष के दौर से गुजर रही है। तो आप इसको, यदि मायावती आकर के यहाँ एक भावुक अपील करती हैं मतदाताओं से स्थानीय होने के नाते, या मैं आपकी बेटी हूँ, जिस तरह का राजनीति में सभी चीजें चलती हैं, तो आप मानते हैं कि ये एक इमोशनल कार्ड, ये कुछ चुनाव में कुछ संघर्ष या कुछ इस तरह की स्थिति पैदा करेगा? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हर स्थिति का, हर व्यक्ति का, हर वस्तु का अपना एक समय होता है। मायावती जी यहाँ की बेटी हैं। किसी ने कभी पिछले 30 सालों में उनको इस क्षेत्र में नहीं देखा, घर में आते हुए जाते हुए नहीं देखा। अपने मुख्यमंत्री काल में उनको ये डर सताता रहा कि अगर वहीं तो मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए 1 बार भी यहां नहीं आई। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद व्यक्ति विशेष, इमोशनल कार्ड, जाति का कार्ड, इन सबसे ऊपर उठकर विकास आ गया।
सबका कल्याण, सबका साथ, सबका विकास आ गया। ये सब चीजें गौण रह गई और डेवलपमेंट ने जाति आधारित राजनीति से ऊपर उठकर अपनी एक पहचान बनाई। और उसमें आप देख रहे हैं पिछले 3 चुनाव में आज मायावती जी की पूरे यूपी में एक भी सीट नहीं है, जबकि यूपी की पार्टी है, एक भी सीट नहीं है। इस बार लोग उनको परख भी चुके हैं। उन्होंने बहुत कुछ अपने इस क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर पाई, बल्कि आना तो छोड़ो, उस अंधविश्वास के कारण इस क्षेत्र में आ ही नहीं पाई। तो आज उनके इस विश्वास को कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, इस इमोशनल कार्ड को कौन समझने वाला है। और फिर सवाल है कि जब आज एक भी सीट नहीं है यूपी में, ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, 273 सीट पर प्रधानमंत्री बनता है। 1 से 273 सीट का सफर बहुत लंबा है। क्या ये बात क्षेत्र की जनता नहीं जानती क्या? डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति और ये नकारात्मक राजनीति के ऊपर विकास की राजनीति इस समय अपने आप को डोमिनेट कर चुकी है, बढ़त बना चुकी है। तो जब इस क्षेत्र का मतदाता वोट करने जाएगा और आपके लिए वोट करे, तो उससे पहले ऐसे क्या कार्य हैं जो मतदाता के दिमाग में आए, उसे क्लिक करे कि नहीं ये काम है, और फिर वो आपके लिए मतदान करेगा? देखिए, अगर जो प्रधानमंत्री जी का सपना ही यही है कि विकास के मार्ग पर चलकर राजनीति करनी है और देश को विकास के मार्ग पर ले जाकर ही 2047 में जो डेवलप्ड कंट्री का हमारा सपना है उसे पूरा करना है, तो मैं समझता हूँ मेरे क्षेत्र में जितने विकास के कार्य हुए, मैं नहीं कहता कि देश में कहीं नहीं हुए होंगे, अच्छे 1 लाख करोड़ से ज्यादा के काम हुए मेरे क्षेत्र में। धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी का, धन्यवाद मुख्यमंत्री योगी जी का। एयरपोर्ट अपने आप में, जेवर एयरपोर्ट 30,000 करोड़ की लागत से, कोई कह रहा था भिवाड़ी जाएगा, कोई कह रहा था आगरा जाएगा, कोई कह रहा था रोहतक जाएगा। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने मेरे क्षेत्र को एक भेंट दी है। आपने एयरपोर्ट दे दिया, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपने मेरे क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी को दे दिया। इस क्षेत्र में इंडस्ट्री से लेकर रेजिडेंशियल यूनिट इतनी बनी है, 30-30 मंजिली बिल्डिंग, 582 सोसाइटी है यहाँ पर। मेरी लोकसभा में जहां 1206 गांव है, 582 हाई राइज सोसाइटी हैं। उनमें बिना बिजली की जिंदगी संभव है क्या? कोई कल्पना कर सकता है? पिछले 25 साल 20 सालों में एक भी नया पावर प्लांट यूपी में नहीं लगा। वो सौभाग्य भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जी ने सेलेक्ट किया और आज देखिए 12,000 करोड़ की लागत से 1320 मेगावाट का पावर प्लांट बन गया। और बनने के बाद अब आप समझ सकते हैं, जब बिजली की समस्या जो आज 16-18 घंटे बिजली आती है, वो 24 घंटे बिजली आएगी। क्षेत्र का विकास, हाईवेज का जाल सा बन गया है। हाईवेज के जाल की यह हालत हो गई, यहाँ से मेरठ 45 मिनट में, यहाँ से आगरा 2 घंटे में, मथुरा 2 घंटे में, लखनऊ 4.5-5 घंटे में, और फिर ईस्टर्न पेरिफेरल और इस यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी दनकौर के पास हो रही है। यानी हम पूरे देश से आज हाईवे कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं। हाईवे भी हो गया, हाईवे भी हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट भी हो गया। एयरपोर्ट आने के लिए मथुरा से आना हो बिना रेड लाइट, मयूर विहार दिल्ली से आना हो एक भी रेड लाइट नहीं, मेरठ से आना हो एक भी रेड लाइट नहीं। कितना विकास हुआ। जमीनों के भाव, किसान खुश है, 3 से 4 गुना बढ़ गए, 5 गुना तक बढ़ गए जमीनों के भाव। तो ये विकास है। एलिवेटेड रोड्स, मेट्रो का जाल, और कितने काम हुए हैं इस क्षेत्र में। डॉक्टर साहब, आपने किसानों की बात की, तो चलो किसानों का एक सवाल हमारा अलग है, उसे हम आगे चर्चा करेंगे। विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो कभी ठहरती नहीं है। तो जब आप यदि चुनकर के आते हैं, फिर से क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व संसद में करते हैं, तो ऐसे कुछ कार्य जो आपको लगा कि समय के अभाव में या किसी कारणवश आप उनको क्षेत्र को समर्पित नहीं कर पाए हैं, उनको अभी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए हैं, शुरू हो गए अब उनको अंजाम तक पहुंचाना या शुरू नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे कोई काम? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया है। और आज उस स्थिति को देखने के लिए हमें बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत होने बाकी है। होने बाकी वाले कामों में मैं आज समझता हूँ किसानों की समस्या का समाधान अभी भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। ट्रैफिक जाम
अपने आप में शहर की एक प्रॉब्लम आ रही है। बिल्डर्स बायर्स की समस्या आज भी बहुत कुछ समाधान हुआ है, लेकिन बहुत कुछ बाकी भी है। पॉल्यूशन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 के बीच में देखकर 400 तक जाते हुए मुझे घबराहट होती है। पेशे से डॉक्टर हूं, ये सब चिंता के कारण है। और आज मैं समझता हूं इन सभी चीजों का निदान समय के साथ करेंगे हम लोग। डॉक्टर साहब, आप एक राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति का मैं एक इंटरव्यू कर रहा हूं, और राजनीतिक सवाल पर अगर चर्चा ना हो तो इंटरव्यू का कुछ महत्व थोड़ा कम रह जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गौतम बुद्ध नगर की राजनीति में जिस तरह से विपक्ष की हालत बद से बदतर की तरफ है, तो भाजपा के सामने विपक्ष अभी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं मुझे भी दिख रहा है। हालांकि जब तक कोई ईश्वरी चमत्कार नहीं होता है तब तक विपक्ष इस मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है, और ये आम जनता का भाव भी, में जनता के बीच रहते हैं सुनते हैं। लेकिन जनता ये बात भी कहती है कि जो काम सत्ताधारी पक्ष के लिए विपक्ष को करना चाहिए, वो काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर सतह हो गया है। यानी कि लोगों का कहना है कि पिछले कुछ साल से भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी, खेमेबंदी का शिकार रही है, और पिछले 2 साल में ये गुटबाजी और खेमेबंदी उभर के बहुत तेजी से सामने आई है। तो वो कहते हैं कि यदि चुनाव होगा तो चुनाव में खेमेबंदी अपना एक महत्व रखती है, रोल निभाती है। तो जो जनता के बीच है कि भारतीय जनता पार्टी भीतरघात का शिकार हो सकती है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, मैं 41 वर्षों से नोएडा में रह रहा हूँ। सामाजिक, राजनीतिक, मेरा चिकित्सकीय जीवन सब कुछ यही। और राजनीति में मैं आया, उसके बाद से लगातार, पहले चुनाव को छोड़ दें अगर हम, उसके बाद से लगातार मैं विधायक का चुनाव जीता, फिर मैं लोकसभा का चुनाव था 2.5 लाख वोट से जीता, फिर 3.5 लाख, 3,35,000 वोट से जीता। इस बार भी मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है। उसे कहते हैं ना कि इलेक्शन इज बाय परसेप्शन एंड इलेक्शन इज बाय मैनेजमेंट। परसेप्शन के नाम पे हमारे पास मोदी का नाम और मोदी का काम और इतना बड़ा है। परसेप्शन पार्टी के पास बहुत ऊंचा है। मैंने कुछ अनुभव से सीख कर त्रिपुरा का प्रभारी रहा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव में मुझे भेजा गया, देश में करीब 18 राज्यों में मुझे भेजा गया चुनाव। वहां से मैंने जो कुछ सीखा उसको मैं मैनेजमेंट की दृष्टि से देख रहा हूँ। मुझे पार्टी ने मौका दिया, पहली लिस्ट में मुझे घोषित किया, तो मुझे समय भी मिल गया अपने वोटर्स के पास जाने का, और फिर पूरे 5 साल भी मेरे पास थे। 3 साल कोरोना के छोड़ दे तो देखिए, हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी पार्टी में पार्टी का काम, संगठन इतना मजबूत है कि प्रत्याशी की इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप कहें पार्टी पहले है, प्रत्याशी बाद में है। अभी कुछ ऐसे लोगों के नाम भी घोषित होंगे जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो संगठन जीतता है, हमारे चुनाव भी संगठन लड़ता है, संगठन जीतता है। हाँ, भाजपा ऐसे लोगों को ला करके चकित कर चुकी है कई बार। तो इसलिए आप जैसे कह रहे हैं कि लोगों में एक अंदर भीतरघात है, हमारे यहाँ कोई चाहे तो नहीं कर सकता। अगर कोई भीतरघात करना चाहे, संगठन इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत है। देखिए, जब तक टिकट घोषित नहीं हुआ हमारा, तब तक हमारे पार्टी के कार्यालय बन चुके थे, बूथ अध्यक्ष बन चुके थे, पन्ना प्रमुख बन चुके थे, हमारे शक्ति केंद्र इंचार्जेस बन चुके थे। तो आखिरकार जो आएगा, जो भीतरघात करेगा, वो क्या करेगा? वो अपना ही नुकसान करेगा। तो दूसरा बता दूं, ऐसी स्थिति है ही नहीं। मुझे एक भी व्यक्ति से, कहीं से भी, टिकट मांगने के नाम पर कुछ लोगों को दिल में एक इच्छा होती, नहीं मिलता तो थोड़ी देर के लिए दिल में दर्द भी होता है, लेकिन अंत में सब लोग लग जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर जब हम सब लगते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है, तो फिर सब भूल जाते हैं लोग। नहीं कि एक चेहरे का सब पे बिल्कुल ठीक है, वो हमारा चेहरा इतना भारी है कि वो पक्ष सबके सामने भर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा था कि किसानों की समस्याएं हैं, आपकी पाइपलाइन में है कि यदि आप जैसे आते हैं अगली योजना में आप की प्राथमिकता पे है कि किसानों की समस्याएं हल कराई जाए। ये बात सही है कि ये जिला किसानों का जिला था और डेवलपमेंट के लिए किसानों ने आगे बढ़ करके अपनी जमीनें दे दी, लेकिन एक दुर्भाग्य रहा कि किसान आज हर जगह लूटे और ठगे जा रहे हैं। हालात यह है कि किसानों लोग अपनी दुकान चलाने के लिए, राजनीतिक दुकानें चलाने के लिए, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुख्यतः आंदोलन के नाम पर ये ठग दिए जाते हैं। किसानों की समस्याएं और सतूर 3 दशक से वहीं की वहीं है। तो क्या
इस बारे में आप जरा बताइए कि क्या कोई रोड मैप इस बारे में सोचा है? देखिए, किसान का बेटा हूं तो मैं इस दर्द को समझता हूं। मुआवजा शब्द बौना लगता है, मुआवजा मानदेय किसानों को मिलना। किसान निर्भर रहता है फसल पर, प्रकृति पर, लेकिन मैं समझता हूँ जितने अच्छे काम किसानों के लिए हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, किसान आज बिल्कुल सेफ जोन में है, उनकी आमदनी दोगुनी हो चुकी है, इतने कुछ हो चुका है। फसल बीमा योजना, यूरिया की प्रॉब्लम से निजात पाना, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से लोन देना, तो तुम्हारी जो यूरिया की जो लिक्विड यूरिया बनाया है, ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव, ये इतने सब कुछ हो चुके हैं। तो किसान अब सेफ जोन में आ गया है, वरना पहले किसान की एक फसल हो जाती थी तो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता था। आज वो स्थिति नहीं है। और कोरोना जैसी काल में भी 85 करोड़ देश की जनता को सरकार ने, मोदी जी ने राशन दिया ना, उनमें किसान भी थे, मजदूर भी थे। तो किसान आज अच्छी स्थिति में है। और ये जो कुछ यहाँ की जो समस्या है, ये भी हमारी पिछली सरकारों की देन है, जिनके कारण वो सफर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा, वो समस्या जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सोशल मीडिया पर और मुख्यतः बहुत उठ करके ऊपर आ रही है। दो बड़े शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में एक सपनों का शहर बसाया गया, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। लोग दूर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आकर के बसे। उनके सपने थे कि भाई दिल्ली ना सही, दिल्ली के करीब रह करके हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, रोजगार मिलेगा, जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा इस बारे में फेमस, अपनी पहचान बना चुके थे। लेकिन आज ये सपनों का शहर समस्याओं का शहर बन के रह चुका है। आए दिन लोग अपनी समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं। आप देखिए, इतने बड़े शहर में जो सार्वजनिक स्कूल, चिकित्सालय, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अभी बेहतर व्यवस्था नहीं है। लोगों को बहुत अधिक पे करना पड़ता है और पेन भी, इसका दर्द भी सह रहे हैं। तो इस समस्या के बारे में जरा बताइए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ग्रेटर नोएडा और यमुना के बीच में एक सैंडविच शहर बन गया था। नोएडा प्राधिकरण धनवान प्राधिकरण है, वो अपना पैसा इवन यूपी शासन को लोन पर देते हैं। यमुना प्राधिकरण का माल बिकने लगा एयरपोर्ट के कारण, बिजली आ गई वहां पर, बिकने लगा, वो टप्पल तक चले गए, तो उनके पास अगली मार्केट है। सैंडविच शहर होने की वजह से ग्रेटर नोएडा में दिक्कतें आई, और वो दिक्कतें आने का जो बड़ा कारण था, ये बेतरतीब तरीके का ग्रोथ। पिछली 2 सरकारों ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डर्स को जमीन दे दी, 10% पैसे देकर बिल्डर को जमीन दे दी, 10% पैसे देकर। अब वो 90% पैसा उनसे रिकवर नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे बताइए। तो आज बिल्डर बायर की समस्या के यही तो कारण हो गए। बिल्डर बायर की जो समस्या के बीच में जो दिक्कतें आ गई, वो यही तो कारण से हो गई। आज उसकी वजह से आज बिल्डर परेशान है, बायर भी परेशान है, और दोनों के बीच का विश्वास खत्म सा हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ना वहां स्कूल बन पाया, ना वहां हॉस्पिटल बन पाया, ना वहां पोस्ट ऑफिस बन पाया। ट्रैफिक जाम, जिसकी जितनी सड़कें प्लान की गई थी, वो सड़कें प्लान नहीं हुई। डॉक्टर साहब, ये बात ठीक है कि बीती सरकारों की गलत प्लानिंग या एक नियोजन में जो चूक रही, उसका परिणाम आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट भुगतना है। लेकिन वहां की जनता ने सब कुछ छोड़ करके, कहते कि उनके पास कुछ नहीं था और डूबते ने तिनके का सहारा लेने की प्रयास का सपना देखा, और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सूचना है कि पीएमओ भी इस दिशा में कुछ प्रयास, सूचना है वहां भी कोई रोड मैप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए तैयार हो रहा है। तो कैसे इसको थोड़ा कीजिए कि यदि आप आते तो हमारी सरकार ने आते ही रेरा बनाया, हमारी सरकार ने आते ही अभी रजिस्ट्रियों का मार्ग खोला। हमने जब मैंने ये सवाल पार्लियामेंट में उठाया, पार्लियामेंट में जैसे ही सवाल उठा तो अमिताभ कांत की 100 समिति बनी। समिति ने अपनी राय शासन को दी, शासन ने तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया। आज करीबन 25,000 लोगों की रजिस्ट्रियां हो गई हैं, और भी मार्ग करेगा। हमारी सरकार हर चीज का निदान खोजने के लिए तैयार है, लेकिन समय लगता है। डॉक्टर साहब, मुख्य मुकाबला किससे है? मुकाबला किससे मान रहे हैं? किस पार्टी से? कौन पार्टी है ये बताइए। जब हम 80 में से 80 सीटों की बात कर रहे हैं, 78 सीटों की बात कर रहे हैं, आप मीडिया के लोग भी 70 और 80 के बीच में सीटों की बात कर रहे हैं। गौतम मुंडा लोकसभा सीट पर किसी दल से मुकाबला मानते हैं? आप बताएं ना कौन है।
विपक्ष के नाम पर आज उत्तर प्रदेश में कौन है बताओ? जब आप मीडिया के लोग ही सर्वे में ये बता रहे हैं 70, 75, 78 और यानी कुछ तो 80 सीटों तक की भी बात कर रहे हैं, तो चलिए, तो फिर एक बात बताइए, जनता के बीच अगर आप मीडिया की बात करें तो मीडिया जनता के बीच जाती है, जनता कहती है कि भाई डॉक्टर साहब एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जीत देश की बड़ी जीतों में काउंट हो सकती है, इतने वोटों से जीतने का कुछ लक्ष्य है? मैं ये जरूर आकलन है कुछ? मैं जरूर चाहूंगा कि जितने वोटों से मैं पिछले बार 3,35,000 वोट से जीता, अगर उससे मैं 50,000 वोट से ज्यादा जीतता हूं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी पार्टी को भी अच्छा लगेगा, मेरे कार्यकर्ताओं को भी अच्छा लगेगा। मेरा वही ध्येय है। मैं उस दौड़ में नहीं हूं कि मेरी जीत नंबर 5 की पड़े, 10 की पड़े, 15 की पड़े या टॉप की पड़े, वो मेरी दौड़ नहीं है। मेरी दौड़ है कि पिछले बार से मैं अगर 50,000 वोट से ज्यादा जीतता हूं तो मुझे खुशी भी होगी, मेरी पार्टी का विश्वास भी मुझ पर बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, पूरा देश लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है, लोकतंत्र का उत्सव शुरू हो चुका है, लोग मतदान करेंगे, 7 चरणों में मतदान होगा। हमारे व्यूअर्स से, क्षेत्र की जनता से और देशवासियों से आप क्या अपील करेंगे? देखिए, लोकतंत्र भारत की ताकत है, लोकतंत्र भारत की पहचान है, लोकतंत्र के कारण ही भारत का विश्व में सम्मान है। और उस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगामी 26 अप्रैल को यहाँ है, 19 अप्रैल से चुनाव शुरू होंगे। इस महापर्व में आपने देखा होगा, जब घर में यज्ञ होता है ना, तो आखिरी जो कोने में लोखा व्यक्ति होता है उसको भी बुजुर्ग बुलाता है, चलो एक आहुति आप भी डालो। आपको भी लगेगा कि देश का प्रधानमंत्री चुनने में, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में एक वोट मेरा भी था। 26 तारीख शुक्रवार है, शनिवार इतवार की छुट्टियां भी हो सकती हैं। हो सकता है आपने प्लान बना लिया और 2 दिन के लिए घूमने चलेंगे, जाइए ना, कौन रोक रहा है? बिल्कुल जाइए, 3 दिन के लिए नहीं, 7 दिन के लिए जाइए। लेकिन मेरे भाई, 26 तारीख को 7 बजे चुनाव आयोग का धन्यवाद, सवेरे 7 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी। 7 से 1 घंटे के अंदर अपना वोट डाल दीजिए, फिर जाइए, आपको भी एक संतुष्टि मिलेगी कि मैंने वोट डाला। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है और यही इस पर्व में अपनी, और जिसे आप उचित समझते हो, मैं तो क्योंकि पार्टी का हूं तो मैं तो कहूंगा कमल निशान पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आप वोट डालिए और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का बड़ी सीधे और बेबाकी से जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और राजनीतिक व्यक्तित्व से हम आपका परिचय कराएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारा कार्यक्रम, हमारी परिचर्चा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।